अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इस साल 5 राज्यों में चुनावी दंगल है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें असम, पश्चिम बंगाल और केरल पर है। सर, वर्तमान इस सप्ताह में जो इन तीनों राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम घटी है, इसके बाद आप इन तीनों राज्य में जो राजनीतिक जो चुनावी दिशा है वो किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, खासतौर पे अगर हम देखें, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। असम में उसके सामने सरकार बचाने की चुनौती है और वहीं पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की चुनौती है, क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव में उसे जो 18 सीटों पर जीत मिली थी, उसका जो असर था वो 200 से ज़्यादा सीटों पर उसका प्रभावशाली असर रहा था। तो बीजेपी मानकर चल रही है कि उसको 200 सीटें वहाँ पर मिलने वाली हैं। तो अब वो सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, बीजेपी उससे कम पे रह जाती है या 200 से भी आगे बढ़ती है, तो खैर परिणाम बताएंगे। लेकिन अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ नहीं रही है बीजेपी। इसके अलावा भी बीजेपी ने, चाहे तमिलनाडु की आप बात कर लीजिए, तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन हो गया है, वहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो बीजेपी नहीं देख रही, लेकिन कोशिश है कि वहाँ पर विधानसभा में उसकी उपस्थिति कम से कम हो जाए, वोट परसेंटेज भी बढ़ जाए। अलावा उसके अगर हम देखें केरल में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को बीजेपी अपनी संगठन में लाने जा रही है। इसके अलावा उनको हो सकता है कि सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिया जाए। अगर सीएम कैंडिडेट के रूप में उनको घोषित कर दिया जाता है, और जैसे कि इच्छा श्रीधरन ने भी जताई है, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर हमको ये देखना चाहिए कि जो केरल है, अगर हम देश भर में देखें तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर आबादी है वहीं है, केरल में है। बिल्कुल, केरल में है। और वो साक्षर आबादी जानती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। और श्रीधरन ने राजनीति में आने से पहले जिस तरीके से कहा है कि हम जो अभी अगर हम देखें, उन्होंने कहा है कि अगर एक मलयाली की बात करते हैं तो उस पर लगभग 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। तो केरल में सब कुछ कर्ज पे चल रहा है। उस स्थिति को, वित्तीय जो अनुशासन वहाँ पर बहुत जरूरी है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। ऐसा और भी कई उन्होंने पे एक रोड मैप रखे हैं। केरल की जनता को अगर सही लगा तो उनको समर्थन दे सकती है। फिर भी अगर संगठन के हिसाब से देखें तो बीजेपी का इतना बड़ा संगठन नहीं है वहाँ पर, या इतनी अभी उसमें वहाँ पर केरल में जो हालिया कुछ चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर लें तो ऐसा लगता है कि अपने अकेले दम पर वहाँ पे पार्टी सत्ता में आ जाएगी, इसकी खैर दूर दूर की संभावना नहीं, लेकिन पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। श्रीधरन अगर बीजेपी में आते हैं, वहाँ पर भी यात्रा बीजेपी निकाल रही है, उस यात्रा में ही श्रीधरन जुड़ने वाले हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी वहाँ पर क्या करती है। पौंडीचेरी में प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को बहुमत साबित करने को कहा गया है, जिसके संभावना बहुत मुश्किल लग रही है कि बहुमत साबित कर पाएंगे। और पौंडीचेरी में बीजेपी ने एक मैसेज भी दिया है कि हम जो तमिल भावना है उनका सम्मान करते हैं। खासतौर पर जो तमिलनाडु की ही रहने वाली जो तेलंगाना की इस समय राज्यपाल हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पौंडीचेरी का राज्यपाल, उपराज्यपाल उनको बनाया गया, तो वो भी वहाँ पर गई, तो एक मैसेज जरूर दिया गया है। अगर हम बात करें इन 5 राज्यों की, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब रहती है और असम बचा लेती है, तो यही 2 राज्य उसके लिए बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय जो आंदोलन चल रहे हैं या बीजेपी पर जो तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, उन सब से निजात तो मिलेगी ही। और अगले साल जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, उसको लेकर भी बीजेपी के पास एक एडवांटेज होगी और मतदाताओं में विश्वास जगेगा कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। और ये हर पार्टी पॉलिटिक्स से भी हटकर अगर बात करें कि कौन जीत रहा है, कौन पिछड़ रहा है, इसको हम थोड़ा सा साइड भी रखते हैं, तो बीजेपी का जीतना इस समय असम में, बंगाल में देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना बहुत फायदेमंद रहने वाला है। वो ऐसे कि जो विदेशी निवेशक हैं
उनको भी लगेगा क्योंकि देखिए जो पॉलिसी की बात अगर आती है तो लोगों को विदेशी निवेशकों के मन में एक ये चीज़ है कि हाँ यहाँ पर जो तमाम तरह के लाल फीताशाही थी उसको हटा दिया गया है, नीतियों को आकर्षक बनाया गया है, बहुत सारे क्षेत्र जो निवेश के लिए खोले गए हैं, निजी निवेश के लिए खोले गए हैं और यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिरता है वो है और उसको देखते हुए लोग अपना निवेश करते हैं। और अभी देखिए पूरी दुनिया में अगर अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में है, भारत में निवेश आ रहा है तो ये एक बड़ी बात है। तो ये भी एक जरूरी हो जाता है कि हाँ आपकी जो सरकार है वहाँ पर स्थिर है, राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है, हम पैसा लगाएंगे तो वो फंसेगा नहीं। अगर हम बात कर लें जो चुनावी माहौल की तो हमने देखा कि अगर शुरुआत करते हैं असम से तो असम में बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस की अभी तक की जो सभाएं हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद सीए को, एनआरसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर जो डेवलपमेंट के काम किए हैं और ख़ासतौर पर आप जब नॉर्थ ईस्ट में जब असम में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि हर जगह कहीं कोई पुल बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। तो वो जनता भी उस चीज़ को देखती है और यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा था, जबकि हालात उस समय भी बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले भी ये सीए एनआरसी का मुद्दा उठा था और लग रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी प्रदर्शन वगैरह हुए थे। एजीपी उस समय बाहर चली गई थी एनडीए से, फिर वापस आए थे, तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे, उसके बावजूद सफलता मिली थी सिर्फ इसी बात पे कि डेवलपमेंट के काम वहाँ पर हो रहे हैं और इसको आम असमी महसूस भी कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो असम पिछले 5 वर्षों के दौरान शांत रहा है, वरना उग्रवाद की जो घटनाएं थी वहाँ पर लगातार होती रहती थी। हम सब कवर करते थे तो लगातार असम की कभी कश्मीर में कभी असम में बम विस्फोट की घटनाएं, उत्तर में कोई किसी को किडनैप कर लिया, इस तरह की घटनाएं वहाँ पर आम थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति है, ये एक बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी भी है और इसका श्रेय सरकार को जाता है क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए तय है कि आपको महीने में एक कार्यक्रम वहाँ पे रखना है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में लगातार सरकार की सक्रियता बनी हुई है और ख़ासतौर पर बाढ़ की विभीषिका से जो असम जूझता रहता है उससे बचाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। अभी प्रधानमंत्री ने खासतौर पर इस बार के बजट में भी असम को बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रखे गए हैं, तो इसका असर लगता है कि दिखेगा। और वहाँ पर जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और जो एआईयूडीएफ है, ठीक है कि गठबंधन अगर हम कुछ सीटों पर देखते हैं जहाँ पर जो अल्पसंख्यक बहुल्य सीटें हैं वहाँ पर वो गठबंधन मजबूत लगता है, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ, वो आगे आने वाले टाइम पे भी हम उसका विश्लेषण करेंगे तब की परिस्थितियों के हिसाब से। और बंगाल में देखें तो बंगाल में हालिया कुछ सर्वे आए हैं जो ये तो दर्शा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस आगे है लेकिन बीजेपी से बहुत आगे नहीं, और प्रधानमंत्री ने अब तक प्रचार नहीं शुरू किया है। और प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद माहौल कैसे बदलता है ये हम बिहार में देख चुके हैं और वो अपने अकेले दम पर बीजेपी को जिता ले जाने की क्षमता रखते हैं और ये कई बार साबित भी कर चुके हैं। संगठनिक रूप से अगर हम देखें तो बीजेपी पूरी तरह तैयार है, पूरी उनकी फौज तैयार है। शायद चुनाव आयोग की तरफ से उस चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार है, पार्टी तैयार है। कांग्रेस ने एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ देखने को मिली कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है या तृणमूल पर आरोप लगाती है कि सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, लेकिन कांग्रेस खुद सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। एक धार्मिक संगठन चलाने वाले व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी का गठन किया, आपने उनको 40, 45, 50 सीटें जो मांग रहे हैं दे रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि बस खाली एक समुदाय के वोट और जो तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप आप पर लगते हैं, आप उसको साबित करने पर तुले में, तो ये इस तरह की और जो लोग भी हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उस गठबंधन को पसंद नहीं कर रहे हैं। आपने लेफ्ट की आलोचना की, आप लेफ्ट में वहाँ पे और लोगों को दोहरापन लगता है। आप केरला में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, बंगाल में लेफ्ट के साथ आ गए हैं, तो आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है? सिर्फ सत्ता पाना ही एकमात्र मकसद है? तो ये चीज़ें महत्व रखती हैं और यही एक जो चीज़ है कि सत्ता पाना ही क्या आपका लक्ष्य है। अमित शाह जो अपनी रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, हमारा लक्ष्य है
बंगाल को बदलना, बंगाल की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करना। बिल्कुल। तो अगर आप दिखा नहीं सकते तो बोल तो सकते हैं, तो कम से कम वो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे दलों से नेताओं को सीखनी चाहिए। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात कर लें केरल की, तो केरल में अगर हमने हाल के चुनावों को देखा, हाल का जो वहाँ पर पंचायत चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव हुए थे, लेफ्ट फ्रंट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि लोकसभा चुनाव में वहाँ पे कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन रहा था। कांग्रेस ने एक तरह से सुनामी थी केरल में कांग्रेस की, लेकिन लेफ्ट फ्रंट का अभी हालिया जो प्रदर्शन रहा है वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। और इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि कांग्रेस में जो बड़े नेता थे, जो अभी तक, जैसे अगर हम बात कर लें पूर्व सीएम की या रमेश चेन्नीथैला की या जो पूर्व सीएम ओवन चांडी की, तो इनको साइडलाइन किया गया है। कुछ नए गठबंधन किए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये लोग उससे खुश नहीं हैं। तो अगर आप स्थानीय जो नेता हैं उनको साइडलाइन करके दिल्ली में बैठकर गठबंधन करेंगे तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, और वो स्थानीय निकाय चुनाव में भी वही कांग्रेस को दिखाता है वो। तो अब लगता है कि कांग्रेस शायद उसे सबक ले। और वैसे तो अगर हम देखें केरल में कुछ समय का, अगर हालिया चुनावी परिणामों को विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे तो एक बार लेफ्ट है, एक बार कांग्रेस है, एक बार लेफ्ट गठबंधन है, एक बार कांग्रेस है। उस लिहाज से देखें तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि लेफ्ट भी पूरा दम लगाएगा, क्योंकि अब लेफ्ट सिर्फ केरल में बचा है, तो वो अपना एक जमीन उसके पास है वो उसको जाने से बचाएगा। तो लेफ्ट भी कितनी ताकत लगाता है देखने वाली बातों की, और मुद्दे क्या आते हैं ये भी सब आएगा। और एक जो अभी हालिया जो चुनाव हुए थे उसमें एक चीज़ साफ हो गई कि वहाँ पे भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, क्योंकि सीएम ऑफिस भ्रष्टाचार की उस पर आंच आई थी, जो वहाँ पे गोल्ड वाला आया था, तो उसका कोई असर नहीं पड़ा। और विजयन एक और बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। तो केरल के चुनाव परिणाम भी दर्शाने वाले होंगे कि क्या जनता चाहती है, क्या केरल को जो केरल कांग्रेस जो दावे कर रही है, जो वादे कर रही है, उस पर जनता मोहर लगाती है। राहुल गांधी हालांकि बार बार वहाँ दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके जितने भी दौरे हुए हैं उसमें कोई स्थानीय बड़ा चेहरा वहाँ पर सामने नहीं रहा है। तो ये एक नुकसान कांग्रेस को हो सकता है कि अगर वो चेहरा सामने रखकर नहीं लड़ते हैं। दूसरी तरफ विजयन चेहरा है, बीजेपी अगर ई श्रीधरन को ले आती है, कुछ और जो वहाँ पे लोकल पार्टीज हैं उनका गठबंधन करती है, तो एक कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। वोट परसेंटेज में तो इजाफा होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में, अगर पौंडीचेरी की करते हैं, तो पौंडीचेरी में तो ठीक है कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन कैसे बनी थी वो हम सब जानते हैं। अब इस बार भी बीजेपी ने पिछले 5 सालों में मेहनत करी है वहाँ पर, और देखिए वहाँ पर भी क्या है कि तमिलनाडु से मिलती जुलती पॉलिटिक्स है, जो द्रविड़ों की वहाँ पे बहुतायत है, ये सब मुद्दे चलते हैं वहाँ पर, जो तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करते हैं वही मुद्दे अक्सर वहाँ भी होते हैं। तो देखना होगा कि क्या रहता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए ऐसी संभावना नहीं दिख रही कि बीजेपी की वहाँ सरकार बन जाएगी। मुकाबला वहाँ पर कांग्रेस और उनके साथ वहाँ पे डीएमके हैं और एआईडीएमके, क्योंकि बीजेपी के साथ ही है, तो वहाँ पर ये दोनों गठबंधन बनाम यूपीए वहाँ भी दिखेगा। और वही चीज़ हम वहाँ पर देख रहे हैं तमिलनाडु में। लेकिन अब स्थिति इसलिए थोड़ी सी बदली नजर आ रही है क्योंकि शशिकला अपना जेल का टर्म पूरा करके अब आ गई हैं, कोर्ट में चली गई हैं कि मेरे को पार्टी संगठन में जो जिम्मेदारी है वो दी जाए। तो अब कोर्ट उस पर क्या करता है, क्या कोर्ट भी पार्टी के जो रोजमर्रा के काम हैं, नियुक्तियां हैं, उसमें क्या कोर्ट दखल देता है, देखने वाली बात होगी। और इसमें शशिकला अगर एआईडीएमके उनको ले लेती है, वापस ले लेती है, तो क्या राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, पार्टी में क्या उठापटक होती है, और सबसे महत्वपूर्ण है टिकटों का बंटवारा कैसे होता है। अगर एआईडीएमके उन्हीं चेहरों को उतारता है जो अभी विधायक हैं, उनमें से बहुत तो लोगों पर के खिलाफ नाराजगी है, भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वहाँ पे यूपीए की, तो यूपीए में तो ठीक है कि एक एमके स्टालिन एक सीएम फेस हैं, हाँ। और उनकी अपनी एक लोकप्रियता भी है, पिछले कुछ चुनाव डीएमके ने उनके नेतृत्व में जीते भी हैं, तो मुकाबला अच्छा खासा तगड़ा होने वाला। लेकिन जो हाल ही में अगर हम देखें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी योजनाएं वो लेकर आए हैं जो जनहित की योजनाएं हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी के साथ हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें, कोरोना काल में तमिलनाडु ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसका लाभ भी मिल सकता है एआईडीएमके वाले गठबंधन को।
तो अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा सब चीजें स्पष्ट लेकिन होती सर रहेंगी। लेकिन आपने बहुत विस्तार से पांचों राज्यों के बारे में बताया, लेकिन असम में सीएए एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि असम में सीएए को लेकर भाजपा उतनी आक्रामक नहीं है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि नहीं, वो नहीं आने देगी। भाजपा अपने विकास के मुद्दे को गिना रही है। बंगाल में हम ठीक उसके विपरीत देख रहे हैं, भाजपा सीएए के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और ये कह रही है कि नहीं, हम सीएए यहाँ लागू करेंगे। तमिलनाडु में जाएं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ने स्वयं, जो अल्पसंख्यक तमिल हैं जो श्रीलंका में हैं, उनकी बात को उन्होंने उठाया है। तो कहीं ना कहीं जो एक वर्ग है उसको साधने की लगातार भाजपा की ओर से कोशिश की जा रही है। मछुआरों का भी मुद्दा बड़ा है वहां पर, जिसको प्रधानमंत्री ने लगातार संबोधित भी किया है। तो कहीं ना कहीं क्या इन चुनाव में ये जो तीन फैक्टर है, मछुआरों का, तमिल का और सीएए, कितना कारगर होने वाला है भाजपा के लिए? क्योंकि भाजपा इन्हीं तीनों के सहारे अगर देखा जाए तो इस चुनाव में भी आगे बढ़ेगी। जी नहीं, देखिए एक आपने मछुआरों की बात करी, आप देखिए कि माफ कीजिएगा 2019 में सरकार बनी, जो मत्स्य विभाग बनाया गया, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी गई और काम चल रहा है। उनके लिए भी कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। अब एक पार्टी के नेता जाते हैं, वो कहते हैं कि सरकार को मत्स्य विभाग बनाना चाहिए और उसको लेकर काफ़ी उनका मजाक भी बनाया गया। तो मछुआरों पर बीजेपी न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि असम में और जो अगर हम कहें बंगाल में, तो वहाँ पर देखिए कि कई पार्टी के कई नेता जाकर उनके यहाँ भोजन भी करके आए हैं। बिल्कुल। असम में जो फेरी सर्विसेज हैं उनको बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं पेश की गई हैं और उससे फ़ायदा मछुआरों को भी होता है, लोगों आम लोगों को भी होता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, आपने जैसा कहा कि एक वर्ग को साधने की, तो वर्ग को साधने की तो जो काम है वो हर राजनीतिक दल करता ही है। तो बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सभी दल कर रहे हैं। अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबका प्रयास होता है कि अधिकांश जो समाज के वर्ग हैं वो हमारे साथ आ जाएं। तो वो एक चुनाव ऐसा समय होता है कि सबको बराबर का अवसर है। आप साधी जनता को तय करना है कि वो आपके साथ जाएंगे। लेकिन सर हम चुनाव की बात कर रहे हैं, खास करके 5 राज्यों, पांचों बड़े राज्य अगर पुडुचेरी को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन सर जो किसान आंदोलन चल रहा है, अब किसान नेता तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वह पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे और महापंचायत करेंगे। क्या इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है, खास करके पश्चिम बंगाल और असम में? नहीं, देखिए ये ठीक है कि किसान नेता जा सकते हैं वहाँ पर सभाएं करने के लिए, जाना चाहिए और सबको हक है कि आप जाइए, सभा करिए। इससे दो चीज़ें साफ हैं कि एक तो जो सरकार बार बार, केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि हम एक पार्टी के लिए समर्थन मांगने जाएंगे या एक पार्टी का विरोध करने जाएंगे। आप ठीक है, आप किसी का समर्थन नहीं मांगने जा रहे हैं, आप किसी का विरोध तो करने जा रहे हैं। वोट काटने जा रहे हैं। जैसे आपने विरोध किया तो यानी कि आप किसी के समर्थन में आ गए। बिल्कुल। तो वो आपका राजनीतिक आंदोलन हो गया, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमने भी लोकसभा चुनाव के दौरान चूंकि असम में, बंगाल में वहां पर जाके स्थितियों को देखा, तो ठीक है, राकेश टिकैत या और जो नेता वहां पे जाना चाहें जाएं, लेकिन उनकी बात को समझने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होंगे वहाँ पर। असल में क्या है कि ना, आप जब ठीक है, हिंदी पूरा देश में बोली जाती है, सब कुछ ठीक है, वो चीज़ें बोलनी भी चाहिए, लेकिन अगर जब जाते हैं जो आम वोटर है, तो आम वोटर वो उसको जब तक आप उसकी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, बात उसके समझ में नहीं आएगी। अब बंगाल की बात कर लें तो वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, तो उनको लोग फिर भी सुनने को आ जाते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं। तो 2-3 लोगों के लिए, 2-3 नेताओं के लिए आम जनता ऐसी कोशिश कर लेती है, हर एक के लिए नहीं करती है। राकेश टिकैत जाके अगर वहाँ पर दक्षिण 24 परगना में जाके कोई रैली करते हैं, तो वो जो कुछ लोगों को समझ में आएगी, अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आएगी। और बीजेपी ने भी जो इतनी बड़ी एक अपनी संगठन के कार्यकर्ताओं की जो फौज उतारी है, वो भी वहाँ पर एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं कि हमको कहाँ पे क्या कमी रह गई उसको पूरा करना है। स्थानीय चेहरों को आगे किया गया वहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि ताकि जो भाषा की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एक बड़ी दिक्कत है। दक्षिण में आप जाते हैं, आपको जाते ही समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भले ही बड़े बड़े दावे कर लीजिए, वहाँ जाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ कि ये लोग जाकर वहाँ पर कुछ ज़्यादा असर डाल पाएंगे। आखिर में एक सवाल, पश्चिम बंगाल में भले ही चेहरा ममता बनर्जी है टीएमसी की ओर से, लेकिन राजनीति के केंद्र में अभिषेक बनर्जी हैं।
अभिषेक बनर्जी को लेकर लगातार भाजपा हमला कर रही है, अभिषेक बनर्जी भी उधर से भाजपा पर हमला कर रहे हैं। अब तो अमित शाह को सीधे चुनौती दे रहे हैं। वहीं असम में देखें तो कहीं ना कहीं जो हिमंता बिस्वा शर्मा है उनको टैकल करने के लिए कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही होगी, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि असली रणनीतिकार वही है। तो इन दोनों नेताओं को, खास करके पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी को और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को, आने वाले चुनाव में आप कितना बड़ा रोल इन दोनों नेताओं का देखते हैं? देखिए, जो अभिषेक बनर्जी हैं वो तो तृणमूल कांग्रेस का भविष्य हैं और खुद सीएम ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि अमित शाह को कि आप मुझसे क्या मुकाबला करेंगे, आप पहले मेरे भतीजे से मुकाबला कर लीजिए। बिल्कुल। और जो भतीजे का उभार है वही तृणमूल कांग्रेस में कई लोगों को नहीं भा रहा है, इसीलिए वो लोग पार्टी छोड़ के अन्य दलों में जा रहे हैं, क्योंकि अब निर्देश ममता बनर्जी नहीं अभिषेक बनर्जी देते हैं। तो ये चीज़ भाती नहीं कि आपने जिसके साथ संघर्ष किया हो वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे मुलाकात नहीं कर रहा है और उसका जो कनिष्ठ है वो आपसे बात कर रहा है या आपको निर्देश दे रहा है, तो वो लोग, कई लोगों को नहीं वो चीज़ भाती है। तो ठीक है कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का भविष्य है, लेकिन अभी तक अगर हम देखें उनका जो भी रहा है, ममता बनर्जी के चेहरे पे 2 बार तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी के कारण ही जीते हैं। अब अभिषेक बनर्जी के कारण अब तक तृणमूल को जीत नहीं मिली है। तो इस बार के चुनाव में उन्होंने जिस तरह कि प्रशांत किशोर को उसमें एंगेज किया है, तो बहुत सारे तिकड़म में वो भी अपना रहे हैं। देखना होगा कि क्या चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी पर भी कई आरोप हैं। हाल में एक गोल्ड वाला मामला उनके साथ भी लगा था, तो देखना होगा कि वो क्या अपना प्रदर्शन दिखा पाते हैं इस बार के चुनाव में। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें, अभिषेक बनर्जी भी अमित शाह के से ही अपना मुकाबला मानते हैं, तभी उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था और एक कोर्ट ने समन भी दिया है अमित शाह को कि आप खुद पेश होइए या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखिए। अगर हम हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज असम में जो सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार है, तो उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो भी वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य वही हैं कि कैसे सरकार बनानी है, कैसे बचानी है। बहुत सारी तिकड़में जानते हैं, जो कांग्रेस में करते थे वो अब बीजेपी के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको उम्मीद थी कि बीजेपी उनको सीएम फेस बनाएगी, उनको बीजेपी ने बनाया नहीं, और बीजेपी इतनी जल्दी बनाती भी नहीं है सीएम फेस अगर आप दूसरे दल से आए हैं तो अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी बात सुनता है, उनको महत्व देता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी जानता है। अब पिछले कुछ हमने बयान देखे जिसमें उन्होंने वहाँ के जो पार्टी प्रमुख हैं असम के बीजेपी के, उनको चिट्ठी भी लिखी है और हाथ से चिट्ठी लिखी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो लेकिन बीजेपी उनको मनाने में जुटी हुई है कि आप चुनाव लड़िए, और शायद वो अपने लिए कोई बड़ी भूमिका चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस बार सरकार बनती है तो उनको डिप्टी सीएम या कोई और केंद्र में लाकर कुछ बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि असम की राजनीति में वो एक बार सीएम जरूर बनना चाहते हैं, ऐसा उनकी ख्वाहिश है। तो हो सकता है कि इस बार कैबिनेट मंत्री से ज़्यादा बढ़ाकर उनको डिप्टी सीएम का कुछ उनके सामने प्रस्ताव रखा जाए। वो खैर चुनाव के बाद ही होगा, बीजेपी पहले तो घोषित करती नहीं है। तो दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिषेक बनर्जी तृणमूल के लिए एक तरह से सर्वे सर्वा है वहाँ पर, और ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को कैसे आगे बढ़ना है, किस लाइन पे आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें तय करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। बिल्कुल। तो हमारी भी भूमिका ये है कि आपको कब और कैसे खबर बतानी है, और इसके लिए हम लगातार कोशिश भी करते हैं। आज के चाय पर समीक्षा में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।